उन्होंने कहा कि गाय का मांस हमारा देश एक्सपोर्ट नहीं करता है, हमारा देश बीफ मीट एक्सपोर्ट करता है। ये आप जान लीजिए, अपने आप को करेक्ट कर लेने का काम करिए। हम बुफालो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, बुफालो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, गाय के मांस का नहीं उपयोग करते हैं। ये आप लोग करते हैं और अभी कई लोग चर्चा कर रहे थे ये आपका धंधा है। हम लोग इस काम को नहीं करते हैं, नहीं तो चोरी छुपे भी कर रहे होंगे, आप समझिए। इसलिए हम लोग MBU 37 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। मैं सबों का धन्यवाद करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि जो भी उन्होंने सकारात्मक सुझाव मंत्रालय के कार्यकलाप को बढ़ाने के लिए उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिए हैं, उसका ध्यान रखा जाएगा। मुख्य तौर पर माननीय सदस्यों ने जो चर्चा में भाग लिया, उसमें अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने अपने राज्यों में मत्स्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर और उनकी समस्याओं की ओर ध्यानाकृष्ट किया। मैं कुछ पहले उनके कई राज्यों की जो मांग रही है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। महोदय, पश्चिम बंगाल में ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम के तहत 41.44 करोड़ के प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए गए थे और उसका आधा 27.20 करोड़ जो उसका आधा हिस्सा केंद्र सरकार का है वो पश्चिम बंगाल की सरकार को जारी कर दिया गया। अब जहां तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चर्चा माननीय सदस्य ने की, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में शुरू की गई और बंगाल की सरकार में, पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2020-21 और 21-22 में इस योजना का लाभ उठाने से इनकार कर दिया। उसके कारण उनको लाभ नहीं मिल पाया। अब उन्होंने इसके महत्व को समझा और इसके महत्व को समझकर अब उन्होंने इसको स्वीकार किया। केंद्र सरकार जो भी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है पश्चिम बंगाल सरकार को मदद करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। समग्र देश के विकास और समग्र राज्य के विकास की ओर उनका ध्यान केंद्रित होता है। तो इसलिए ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि वेटरनरी के लिए MBU की बात हुई। पश्चिम बंगाल में 218 MBU यूनिट चलाने के लिए पहली किस्त 674.78 लाख ये जारी कर दिया गया है और उसका लाभ पश्चिम बंगाल सरकार उठा रही है। महोदय, यहाँ चर्चा हुई कि अमेरिका ने झींगा के आयात को, जो हिंदुस्तान उसका निर्यात कर रहा था, अमेरिका ने झींगा के आयात को बंद कर दिया, जो पूर्णतः सही नहीं है। महोदय, श्रिम्प एक्सपोर्ट के बैन लगाने की बात है। यह उल्लेखनीय है कि केवल समुद्र से पकड़े जाने वाले श्रिम्प जो कि मात्र 10% है, उस पर अमेरिका की सरकार ने बैन किया है और जो इनलैंड और एक्वाकल्चर के माध्यम से श्रिम्प का उत्पादन हो रहा है वो आज की तारीख में भी अमेरिका में निर्यात किया जा रहा है। यह हम आपको बता देना चाहते हैं। केरला के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। केरला में अब तक 1385.82 करोड़ फिशिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 10 वर्षों में सिर्फ केरला राज्य में स्वीकृत किए गए हैं। यह हम आपको बता देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। और इस पैसे से फिशिंग हार्बर, आर्टिफिशियल डीप सी फिशिंग वेसल्स और 700 केज कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज, रैस के 646 सिस्टम और बायोफ्लॉक यूनिट्स भी स्वीकृत किए गए हैं। यह हम आपको बता देना चाहते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सबसे ज्यादा, अगर देश में किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की योजनाएं स्वीकृत की गई है तो वह आंध्र प्रदेश में ये योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी, चूंकि नॉर्थ ईस्ट में पिछले 10 सालों में 1853 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं अकेले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। उसके अलावा अरविंद सावंत जी ने, शिवसेना के साथी जो हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद सावंत जी ने बताया कि महाराष्ट्र में
जो मत्स्य उत्पादन का जो क्षेत्र है उसमें कई समस्याएं हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में 18 हार्बर कॉर एवं फिशिंग लैंडिंग सेक्टर में 1482.10 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र में सिर्फ अनुमोदित किया गया है। इसलिए इसके अलावा और भी कई योजनाएं वहां स्वीकृत की गई है। इसके अलावा और भी एक माननीय सदस्य ने चर्चा की कि पशुओं की संख्या कम हो रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2012 और 19 गायों की संख्या 2012 और 2019 में गायों की संख्या 19.90 करोड़ से बढ़कर अब 19.3 करोड़ हो गई है, जो बढ़ोतरी है, संख्या घटी नहीं है। वर्ष 2012 और 19 के बीच 108 करोड़ 10.1 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ हो गई है। यह भी मैं उसको बताना चाहता हूं। इसलिए पशुओं की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। कई सदस्यों, माननीय सदस्यों ने श्रीलंका के साथ जो मछली मारने के समय में विवाद होता है उसके बारे में हम उनको बताना चाहते हैं कि हाँ, ऐसा होता है। कई बार जो हमारे मछुआरे श्रीलंका की सीमा में चले जाते हैं, श्रीलंका के मछुआरे हमारे सीमा में चले आते हैं, तो इसके लिए विदेश मंत्रालय के अधीन श्रीलंका सरकार और विदेश मंत्रालय के बीच एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है जो समय समय पर उस पर विचार करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। लेकिन इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब बोट में इसरो की मदद से ट्रांसपॉन्डर लगाया गया है। उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। जब हम अन्य बातों की चर्चा करेंगे तो ट्रांसपॉन्डर के में क्या क्या सुविधाएं मछुआ भाइयों को और जो मछली उत्पादन के साथ लगे लोग हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, जिसका लाभ अगर वो उठाएंगे तो इस तरह की समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। अब अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं कि आज चर्चा हो रही है मत्स्य उत्पादन, पशु पालन और डेयरी के क्षेत्र में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प है कि हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे और इस अकेले मत्स्य उत्पादन के साथ लगभग 2.18 करोड़ लोग इस मत्स्य उत्पादन के साथ जुड़े हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को चढ़ाकर जो मछली उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रगति पिछले 10 वर्षों में उन्होंने किया है, वो इस बात का संकल्प है कि वो संकल्पित है कि देश के हर क्षेत्र को हम विकसित करेंगे, तभी हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। महोदय, आज मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान पूरे दुनिया में दूसरा स्थान, सेकंड हम हैं पूरे फिशरी प्रोडक्शन के मामले में। महोदय, 2013-14 में, अब ये लोग बात तो बहुत लंबा करते हैं, लेकिन 2013-14 तक आप पहली बार चुन के आए हो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। माननीय मंत्री जी, नो, ये ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अब ये चेयर से बहस नहीं कर सकती है। अब अध्यक्ष महोदय, हम बता रहे हैं कि 2013-14 में हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इनको आईना दिखा रहे हैं कि आपने क्या किया 2013-14 तक। 60 साल तक आजादी के बाद आपने शासन किया और एक मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आपने काम नहीं किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम करके दिखाया वो हम आपको आईना दिखाना चाहते हैं। 2013-14 में इस देश का मत्स्य उत्पादन 95.7 लाख टन था। 13-14 तक, जब तक ये शासन में थे, 95.7 लाख टन था, जो बढ़कर 23-24 में 174.45 लाख टन हो गया। 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो काम किया, उत्पादन दोगुना हो गया। अब आपको कौन सा आईना चाहिए ये आप बताइए। उसके लिए अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग में दिया जाएगा आपको आईना दिखाने के लिए। उसके अलावा 73 साल में आप 73 साल में जो शासन करके जो काम नहीं किए वो उन्होंने किया। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान केंद्रित किया। ये एक बड़ा क्षेत्र था जहां 3 करोड़ लोग इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए थे और इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया और ध्यान केंद्रित करके उन्होंने जो योजनाएं चलाई उसका ये परिणाम है। कई लोग चर्चा कर रहे थे
सबसे बड़ा उसका जो कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में फरवरी में मत्स्य उत्पादन को विभाग बनाया और जून में 2019 के जून में उसके साथ डेयरी और पशुपालन को जोड़ने का काम किया। उसके कारण आज हमारा 2015 से 38,572 करोड़ रुपए की नई योजना और कार्यक्रम जो उन्होंने चलाया, उसके कारण आज हमारा उत्पादन पूरा बढ़ा है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में। महोदय, जो आज हम मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर अंतर्देशीय जो इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन है उसका 75% उसमें उसका योगदान है और 25% का योगदान सिर्फ कोस्टल के इलाकों में है। हमारा मत्स्य उत्पादन जो इनलैंड वाटर में है 2013-14 में 61.36 लाख टन था, जो 22-23 में बढ़कर 131.30 लाख टन हो गया। 114% की वृद्धि हुई है, 114% की वृद्धि। और अब उनको कौन सा आईना चाहिए, हमारी समझ से बाहर है। आज खारे पानी में जो खारा पानी है उसमें झींगा का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और इससे जो हस्तक्षेप केंद्र की सरकार ने किया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, उसके कारण हुआ आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु में झींगा की खेती में उछाल आया है और झींगा का उत्पादन काफी बड़ी संख्या में बढ़ा है। उसके अलावा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं झींगा के लिए और उसमें अप्रूव्ड सपोर्टेड हैचरीज, ब्रूड बैंक एंड बीएमसी फॉर इनहांसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स, क्वालिटी 6 के लिए भी किया। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन किया गया, स्टॉकिंग इन रिजुविनेशन किया गया, 50,000 केजेस का रिजर्वायर्स में बनाए गए हैं, स्टॉकिंग इन वेटलैंड्स है, रिवर्स रेंसिंग है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन है। ये कई काम जो किए गए उसके कारण आज झींगा का उत्पादन हुआ और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ब्लू रिवॉल्यूशन नंबर 1 और उसके अलावा फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का निर्माण जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसने इसमें इसका योगदान किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना और किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी जो फिशरीज उत्पादन के साथ जुड़े हुए मछुआरे हैं, मत्स्य उत्पादन के साथ जुड़े हुए जो किसान हैं, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई, उसने मछली के उत्पादन में उछाल लाने का काम किया। इन नीतिगत निर्णयों के कारण ही व्यापक पहुंच हुआ, लोग इसके साथ बड़ी संख्या में जुड़े और उसके जुड़ने के कारण फिशरी के सेक्टर में जो प्रोडक्शन बढ़ा उसका आज ये है। और आज अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम 60,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें 60,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का आज हम मछली का उत्पादन निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और विदेशों में भेज रहे हैं। हम 2013-14 में भी ये बात कर रहे थे। 2013-14 में जहां 30,213 करोड़ का निर्यात हो रहा था, वहां 23-24 में 60,523.89 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आज हम फिशरी सेक्टर में कर रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं। इसलिए हमारा उत्पादन ही दोगुना नहीं हुआ, हमारा एक्सपोर्ट भी दोगुना हुआ और ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धि है। अब मैं बता रहा हूं अध्यक्छ महोदय कि फिशरी एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड का जो निर्माण हुआ, इसके तहत हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया। 18-19 से 22-23 तक 7,522.48 करोड़, जिसे 2025-26 तक इस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड के अवधि को 25-26 तक बढ़ा दिया गया और 7,522.8 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत इस फंड के तहत हम व्यक्तिगत मछुआरों, मत्स्य किसकों, उद्यमियों को और मत्स्य सहकारी समितियों को
स्ट्रक्चर विकास के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत नाबार्ड भी राज्य सरकारों को कार्यान्वित योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। विभिन्न राज्यों के जरिए के लिए अब तक 122 परियोजनाओं की स्वीकृति इसके तहत दी गई है। उसमें 22 फिशरीज हार्बर हैं जिसका 4,905.77 करोड़ लागत है। उसके अलावा 24 फिशिंग लैंडिंग सेंटर्स हैं जो 122.20 करोड़ रुपए जिसका लागत है, और 21 राज्य मत्स्य बीज पार्क का आधुनिकीकरण है जिसका 81.70 करोड़ उसकी लागत है। ये इसके अंतर्गत अब तक स्वीकृत की गई हैं। उसके अलावा नीली क्रांति का और मत्स्य संपदा योजना का फिजिकल जो भौतिक उसका लक्ष्य है, भौतिक लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई है उसकी लंबी सूची है। अगर अध्यक्ष महोदय आप अनुमति देंगे तो इस सूची को हम सदन के पटल पर रख देने का काम करेंगे, इसलिए कि उसमें बहुत समय लगेगा। काफी लंबी सूची है जो फिजिकल वेरिफिकेशन अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताना चाहता हूं। 20,050 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लागू की गई, जो 24-25 अर्थात 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। वो 2025 तक चलेगी। 9,407 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश सेंट्रल शेयर और 4,880 करोड़ राज्य का अंश और 5,763 करोड़ लाभार्थियों के बेनिफिशियरी का अंश है। ये टोटल योजना 2025 तक चलने वाली है। शानदार प्रतिक्रिया मिली है, इसकी सफलता भी शानदार हुई है। 4 वर्षों के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य एजेंसियों के लिए 7,716.78 करोड़ के केंद्रीय अंश के साथ 18,721.03 करोड़ की परियोजना की अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। इस योजना के तहत हम टेक्नोलॉजी समावेशन को अपनाते हैं और लोकप्रिय बनाया गया। इसको समावेशी टेक्नोलॉजी समावेशन को अपनाया गया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया और टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इसको लोकप्रिय बनाया गया। हम बायोफ्लॉक का निर्माण इसके अधीन करते हैं। हम रेगुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, पेन एंड केज कल्चर को विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया। और 4 वर्ष में 50,710 जलाशयों में केज का निर्माण कराने के कारण आज हमारा मत्स्य उत्पादन बढ़ा है। 11,995 रेसिकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS को हम लोगों ने डेवलप करने का काम किया है। बायोफ्लॉक और पेन सी केजेस को की भी स्वीकृति दी गई, जिसमें उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर उसकी लागत को कम करने का काम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया है। यूपी, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र को RAS के कुल 86% इकाइयां प्राप्त हुई हैं। तो ये हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की उपलब्धि है। मैंने जैसा पहले आग्रह किया, अध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे तो मत्स्य संपदा योजना के तहत जो फिजिकल अचीवमेंट्स है उसको सदन के पटल पर रख देंगे। वो बहुत लंबी सूची है, तो ताकि वो इसका पार्ट बन जाए, ये हमने आपसे आग्रह किया है। हमने अध्यक्ष महोदय पूरे मत्स्य उत्पादन को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में विकसित करने का काम किया। प्राथमिक व्यवसाय के रूप में हमने इसको विकसित करने का काम किया। उद्यमियों को इस मत्स्य पालन के आपको अपने व्यवसाय में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उसमें सफलता हम लोगों को हासिल हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में इनलैंड जलीय कृषि के लिए 21,958.41 हेक्टेयर तालाब क्षेत्रों का उपयोग किया गया, जिससे इसकी उपलब्धि बढ़ी है। इसके अलावा और भी कई जो KCC सुरक्षा है, मैंने आपको जैसा कहा कि सामाजिक सुरक्षा, मत्स्य उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा दी गई। पहली बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि मत्स्य पालन से जुड़े मछुआरा भाइयों को और उसके साथ जुड़े अन्य लोगों को 3 करोड़ लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड से उन्होंने जोड़ने का काम किया और उस किसान क्रेडिट कार्ड में जोड़ने के कारण आज उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। उसमें कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल बैंक्स इसको लोन दे रहे हैं। 2,477.95 करोड़ की राशि के साथ 4.27 लाख KCC कार्ड
अब तक मछली उत्पादन के साथ जुड़े लोगों को वितरित किया जा चुका है। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी में, सामाजिक सुरक्षा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन के साथ जुड़े मछुआरा भाइयों को बीमा की गारंटी उन्होंने दी। कोई अगर आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता प्राप्त करता है तो 5 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता अगर प्राप्त करता है तो 2.5 लाख रुपए, और कोई अगर बीमार है, चिकित्सारत है, अस्पताल में है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है तो उसको 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो ये है प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि, जिसके कारण उन्होंने कई क्षेत्रों में किया। हिमालयन जो इलाके हैं उसमें जो होता है उसमें उन्होंने ट्राउट को विकसित करने का काम किया। अलग अलग क्षेत्रों में जो भी मछली पाए जाते हैं उनको विकसित करने के लिए पूरा विभाग, मंत्रालय उस पर काम कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो, उससे हम लोग उसको आगे लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ट्रांसपॉन्डर की सुविधा दी गई है। अब ट्रांसपॉन्डर जो बोट में जो लगाया गया है उसका लाभ ये है कि उसका जो सबसे बड़ी सुविधा जो उसमें प्राप्त है, इस प्रोजेक्ट से मछुआरे 2 वे सिस्टम में अपने फैमिली या कोस्ट गार्ड और अन्य संपर्क सूत्रों से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस ट्रांसपॉन्डर सिस्टम से मछुआरों को चक्रवात, मौसम, समुद्री तूफान या टर्बुलेंस के अलर्ट की सूचना उनको दी जाती है, जो ट्रांसपॉन्डर हर बोट में लगा हुआ है। पोटेंशियल फिशिंग जोन, जहां पर मछलियां बहुतायत से पाई जाती हैं, ऐसे स्थलों की पूर्व सूचना रियल टाइम बेसिस में दी जाती है मछुआरे भाइयों को। ये ट्रांसपॉन्डर की सुविधा हर चीज में दी है। मछुआरे जब इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, जैसा मैंने पहले कहा कि श्रीलंका की सीमा में हमारे मछुआरे चले जाते हैं, तो मछुआरे जब इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हैं तो ऐसे समय में उन्हें उस बोट में ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से ऑटोमेटिक अलर्ट जारी किया जाता है, ताकि वो ये समझ ले कि हम अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर गए, मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर गए हैं। और इसमें अगर लाभ होगा, उनके ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और उनको प्रशिक्षित करके उनके साथ उनको जोड़ा जा रहा है। अगर इसका लाभ हमारे मछुआरे भाई उठाएंगे तो हम नहीं समझते हैं कि वो मैरीटाइम बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको कभी क्रॉस कर पाएंगे। यह प्रोजेक्ट टेंडर के बाद 3 एजेंसी को दिया गया है और लगभग 1 लाख वेसल्स में अब तक लगाया जा चुका है। यह सुविधा दी गई है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेयरी और ये पशुपालन और डेयरी के साथ लगभग 9 करोड़ इस देश के लोग पशुपालन और डेयरी उत्पादन के साथ लगभग 9 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। 90% इस 9 करोड़ में 90% लोग छोटे हैं, सीमांत किसान हैं और गरीब वर्ग के लोग हैं जो इस पशुपालन और डेयरी के उससे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा इनका जो उत्पादन मूल्य जो है वो लगभग 11.16 लाख करोड़ है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप धान और गेहूं के पूरे को जोड़ लें मूल्य को, उससे ज्यादा है। 11.16 करोड़ रुपया इसमें उनका उत्पादन मूल्य है। तो इसलिए 9 करोड़ जुड़े। और उसके अलावा जो डेयरी के साथ और पशुपालन के साथ जो अन्य संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनको अगर हम जोड़ लें तो लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र से लोग देश में जुड़े हुए हैं। और कुल डेयरी का जो उपयोग का आकार है वो लगभग 17 लाख करोड़ है। और महोदय, मैंने बताया कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा दुनिया में दूसरा स्थान है, लेकिन डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आज हम पूरे विश्व में नंबर 1 पर हैं। हम नंबर 1 पर हैं। 9 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने 9 वर्षों के अंदर 58% की वृद्धि की है। 58% की वृद्धि की है। 2014-15 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ
गद्दी संभाली थी उस समय 146.3 मिलियन टन था दूध का उत्पादन, जो 22-23 में बढ़ के 230.6 मिलियन टन हो गया है। 6% की वृद्धि हम प्रति वर्ष कर रहे हैं। दुनिया का औसत वृद्धि, अध्यक्ष महोदय हम आपको बताते हैं, पूरे ग्लोबल दुनिया का जो औसत वृद्धि है वो 2% है और इस देश की वृद्धि 6% है। ये हमारी उपलब्धि है। हमारा दूध की जो हमारी उपलब्धता है, दूध की जो हमारी उपलब्धता है, 9 वर्ष के अंदर 43% हमारा दूध की उपलब्धता बढ़ा है। 14-15 में 322 ग्राम प्रति व्यक्ति था, जो 22-23 में बढ़कर 459 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया है। ये हमारी उपलब्धि है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है। लेकिन अब इनको नहीं दिखता है तो इनको कौन सा आईना चाहिए, ये हम लोग की समझ से बाहर है। अब जो डेयरी के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में जो विकास हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया और उस मिशन की सफलता है कि आज हम इस ऊंचाइयों तक विश्व के सामने खड़ा हुए हैं। और इसमें कई कार्यक्रम हैं, हम इसमें कई सदस्य बोल रहे थे नस्ल सुधार की बात। हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि देसी गांव के भी नस्ल के सुधार पर सरकार का राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधारण को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसके पीछे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें 2 चीज मुख्य तौर पर है। एक सेक्स सीमेन सॉटिका है और सेक्स सॉटिका सीमेन, और दूसरा आईवीएफ टेक्नोलॉजी को हम लोग विकसित कर रहे हैं। और इससे हम लोग सेक्स सॉटिका सीमेन को आज हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हमने मैत्री का बहाली किया है, हमने मैत्री के जो स्वयंसेवक हैं उनको शिक्षित कर रहे हैं। वो किसान के दरवाजे तक सेक्स सॉर्टेड सीमेन की खुराक लेके जा रहे हैं, वहां दे रहे हैं और उसको ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं ताकि पूरे देश में इसको विकसित किया जाए। लेकिन सेक्स सीमेन सॉर्टेड सीमेन के उपयोग से हमारी क्वालिटी सुधरती है, हमारा क्वालिटी सुधरता है, चाहे वो हमारी गाय का हो या मेल हो या फीमेल हो, उसके क्वालिटी को हम इंप्रूव करते हैं। लेकिन आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नस्ल सुधार का काम करते हैं और उस पर भी टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। 90% हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमेन में सफलता हासिल किए हैं। और जिन कई माननीय सदस्यों ने ये चर्चा की, आवारा पशुओं की चर्चा की, आवारा पशुओं का मुख्य कारण यही है कि हमारे जो मेल जो चाइल्ड होते हैं, जो बछड़ा होता है, उस बछड़ा का उपयोग कुछ दिन तक लोग करते हैं, उसके बाद उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। अगर हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से अगर उनकी क्वालिटी को हमने इंप्रूव कर दिया तो आवारा पशुओं पर भी हम नियंत्रण करने का काम कर सकेंगे। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आईवीएफ की भी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं। आईवीएफ का जो इंजेक्शन है वो कॉस्टली है आज की तारीख में अध्यक्ष महोदय, वो लगभग 3 शॉट्स में 20,000 रुपए उसका कॉस्ट आता है। लेकिन एनडीडीबी ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उसको भी विकसित, उस पर रिसर्च किया और उसको भी 20,000 से घटाकर अब उनका मानना है कि वो टेस्ट में है और टेस्ट अगर सफल हुआ तो 10, 11,000, 12,000 के अंदर हमको आईवीएफ का इंजेक्शन मिल जाएगा और तब 5,000 केंद्र सरकार उसमें अनुदान देती है, सब्सिडी देती है और तभी सभी किसान अफोर्डेबल होंगे और तब हमारे जो पशु हैं उनका जो नस्ल सुधार होने का काम होगा। आईवीएफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से 7 पीढ़ी तक हम जब सुधार नहीं कर सकते, लेकिन एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी से एक शॉट अगर एक बार 3 शॉट्स दिया गया तो एक पीढ़ी में हम उस नस्ल का सुधार कर सकते हैं। ये उसकी विशेषता है। आज हमारे यहाँ हमारे देश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली जो सरकार है उसने 22 आईवीएफ लैब हमारे देश में आज कार्यरत है और वो सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उसका कीमत ज्यादा है, हर किसान तक और डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में जो लोग हैं वो सीमांत हैं, छोटे हैं, गरीब हैं, तो वो सब अफोर्डेबल नहीं है उसका कीमत। लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार उस पर भी काम कर रही है। हम कटिबद्ध हैं कि सस्ते दर पर इस देश के लोगों को आईवीएफ टेक्नोलॉजी के इंजेक्शन को भी उपलब्ध कराएं। हम मैत्री की बात हमने कही, मैत्री को जो सेक्स सीमेन सॉर्टेड और आईवीएफ की सुविधा के लिए जो हम उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए हमने जो
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कार्यक्रम के तहत मैत्री के लोगों को किया। 90 दिन का उनका ट्रेनिंग देते हैं और 90 दिन के ट्रेनिंग के देने के बाद उनको हम वहां भेजते हैं। अब आपको दूध का उत्पादन जो होता है, सबसे बड़े जो डेयरी के उत्पादन के क्षेत्र में और पशु के उत्पादन के क्षेत्र की जो समस्या है, उसमें 23 जो टोटल उत्पादन हमारा होता है उसमें 37% का खपत अध्यक्ष महोदय स्थानीय स्तर पर जो उत्पादन करने वाले लोग हैं वो अपने घरों में दूध का उत्पादन करके 37% का खपत वो करते हैं। 63% संगठित और असंगठित क्षेत्र में दूध का उत्पादन जाता है, लेकिन डेयरी उत्पादन के लिए 63% में 68% ऐसा उत्पादन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। हमारा प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है कि हम पूरे असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में परिवर्तित करें ताकि दूध उत्पादन के साथ जुड़े लोगों का विकास हो सके। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बैठक की है और बैठक करके इस असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कैसे हम विकसित करें और उनको हम संगठित क्षेत्र में लाएं, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों का संकल्प है कि इसको शीघ्र हम लोग संगठित क्षेत्र में लाएंगे और जैसे ही संगठित क्षेत्र में हम लाएंगे हमारे दूध डेयरी उत्पादन के साथ जुड़े जो किसान हैं उन किसानों को इसका लाभ मिलने लगेगा, वो खुशहाल होंगे और इसके तहत हम लोग और भी काम को आगे बढ़ाने लगेंगे। अब संगठित क्षेत्र में जब हम लाएंगे तो उसमें कई कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्वयंसेवी संस्था है, उनके माध्यम से भी हम उसको संगठित क्षेत्र में लाने का काम करेंगे और उसके बाद हम गुणवत्तापूर्ण जो टेस्ट परीक्षण की बात हुई, दूध को हम दरवाजे पर टेस्ट करेंगे और उसको चिलिंग प्लांट के साथ उसको ले जाएंगे ताकि वो उसका प्रोडक्शन उत्पादकता बढ़े और उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग रोग नियंत्रण की बात भी कई सदस्यों ने की, हम लोग रोग नियंत्रण पर भी काम कर रहे हैं। एफएमडी, पीपीआर और कॉल स्वाइन फीवर पर हम लोग टीका देने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव तक टीकाकरण पहुंचाने का काम कर रहे हैं। टीकाकरण में 100% केंद्रीय सहायता के साथ हम बीमारी रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण का काम कर रहे हैं। एफएमडी में हमारा प्रयास है, आप कई सदस्यों ने बात की, कोई सदस्य बोल रहे थे कहीं से, उन्होंने कहा कि गाय का मांस हमारा देश एक्सपोर्ट नहीं करता है, हमारा देश बीफ मीट एक्सपोर्ट करता है। ये आप जान लीजिए, अपने आप को करेक्ट कर लेने का काम करिए। हम बुफेलो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, गाय के मांस का नहीं उपयोग करते हैं। ये आप लोग करते हैं और अभी कई लोग चर्चा कर रहे थे ये आपका धंधा है, हम लोग इस काम को नहीं करते हैं, नहीं तो चोरी छुपे भी कर रहे होंगे, आप समझिए। इसलिए हम लोग एमवीयू मोबाइल वाहन भी हम दे रहे हैं लोगों को। हमारा 21-22 और 22-23 में 4,340 एमवीयू वाहन आज हम विभिन्न राज्यों को दे चुके हैं। 21 राज्य में आज भी 3,165 एमवीयू चालू स्थिति में है और इससे जो लाभान्वित किसान हुए हैं एमवीयू की सुविधा के साथ, वो 41 लाख किसान इससे अब तक लाभान्वित हुए हैं और लाभान्वित पशुओं की संख्या 86 लाख है। 86 लाख पशु अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब इसके अलावा दादा आपके लिए भी कुछ बोल देते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ आजकल आप गलबहियां लगा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां लगा रहे हैं। आजकल सट के अधीर रंजन चौधरी जी को तो विदा करवा दिया आप लोग, उनसे तो छुट्टी पा लिए। तो आज आप ही लोगों के इस दबाव का परिणाम है। तो आजकल जो 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया और 13 करोड़ लोगों की चिंता नहीं किया, 13 करोड़ की चिंता नहीं किया, तो ये 3 करोड़ लोगों की चिंता कहां से करते। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, उन्होंने भी 3% लोगों की चिंता की, 3% लोगों की भी चिंता की। पशुपालन के साथ और डेयरी के साथ जुड़े 12 करोड़ लोगों की भी चिंता की, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक इनका उत्थान हम नहीं करेंगे तब तक हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज वो ध्यान दे रहे हैं और उनका मानना है कि जनता के प्रति समर्पण भाव से काम करिए। इन लोगों का काम मेवा खाने वाला काम था, ये लोग 60 साल तक मेवा खा रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं
इसलिए उनका संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए आप किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कहिएगा उस क्षेत्र में आप नहीं कोई सफलता प्राप्त कर सके। हाँ, एक क्षेत्र में आपने सफलता जरूर प्राप्त की है कि पूरे 60 साल में अगर घोटालों की गिनती की जाए तो नंबर लग जाएगा, लंबा लाइन लग जाएगा। इसमें आपने सफलता जरूर हासिल किया। देश के विकास में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, देश के विकास में आपका कोई योगदान नहीं है। देश के विकास में अगर योगदान है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 10 वर्षों में करके दिखा दिया कि समर्पण भाव के साथ, देश की सेवा के भाव के साथ अगर कोई भी काम का बीड़ा उठाया जाए तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। और हम सबको विश्वास है कि विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका संकल्प है, जिस संकल्प के साथ वो चल रहे हैं, अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे आर्थिक स्थिति में, और 2047 में हम विकसित राष्ट्र के साथ पूरे दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा रहेंगे। आप भी पीछे से लाइन में लग जाइएगा हम लोगों के साथ। यही आग्रह और अपील करते हुए अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया।